हाय, मैं हूं यमन और स्वागत है आप सभी का ललन टॉप अड्डा पर। एक गांव है अंडमान नाम का, जो हमारी वाईफाई, इंटरनेट और कनेक्टिविटी की दुनिया से कोसों दूर है। हाँ, मतलब अगर आप गूगल मैप्स पर उसका नाम चेक करेंगे तो एक पुल दिखाएगा, ब्रिज दिखाएगा वहां तक जाने का, लेकिन वहां पहुंचेंगे तो पुल गायब। कुछ ऐसा है उस गांव का इंट्रो। अंडमान नाम से एक फिल्म आई है ओपन थिएटर डॉट इन पर, एक नया स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, और उस फिल्म से जुड़े दो लोग हमारे साथ हैं। फिल्म की डायरेक्टर स्मिता सिंह और फिल्म के एक्टर, लीड एक्टर और राइटर आनंद जी। स्वागत है आप दोनों का। थैंक यू। मेरा सबसे पहला सवाल तो स्मिता जी आपसे है कि मैं कुछ टाइम बॉम्बे रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत फिल्म मेकिंग का थोड़ा बहुत नॉलेज है कि इट्स नॉट इजी टू मेक योर फर्स्ट फिल्म। वो एक्सपीरियंस कैसा था और द चैलेंजेस व्हिच यू फेस्ड, और वो 5 चीज़ें अगर मैं आपको पिन पॉइंट करने को कहूँ जो आप एस्पायरिंग डायरेक्टर्स को कहेंगे कि जो अवॉइड करनी चाहिए उन्हें। सबसे पहली चीज़ तो 2016 ऑनवर्ड्स मुझे इस चीज़ का बहुत अंदर से ट्रिगरिंग हुई कि मुझे डायरेक्टर बनना है, क्योंकि मैंने बहुत सारी फिल्में अकेले जाके देखी और मुझे लगा कि इस सीन को पर्टिकुलरली इस तरीके से और ब्यूटीफाई किया जा सकता है ना। तो मुझे वो चीज़ से और इंटरेस्ट आया और मैंने उस चीज़ को बहुत सारे एनालिस्ट से शेयर किया, बहुत सारे क्रिटिक्स से शेयर किया। उन्होंने कहा हाँ नहीं, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, इस सीन को ऐसे किया जा सकता था। तो इस तरीके से मैंने 4-5 साल खुद की ट्रेनिंग की और खुद से छुपाए रखा मैंने कि मुझे डायरेक्टर बनना है। ये चीज़ को कन्फ्रंट करने में बहुत डर लगता था मेरी तो औकात ही नहीं है डायरेक्टर बनने की। डायरेक्टर तो ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, एकदम दूसरे दुनिया के होते हैं। तो ये सारा मेरा एक था, मेरे अंदर ये दिमाग में रहता था ये पिक्चर। और जब भी मैं किसी के साथ बैठती थी, सुनती थी वो डायरेक्टर बन रहे हैं या उनका ये है तो उसका ऐसा होना चाहिए, उसको ये पता होना चाहिए, उसकी स्कूलिंग, उसका कोर्स, उसकी ट्रेनिंग इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, तो मैं और डर जाती थी। मैं सोचती थी तुम ये 2-4 सीन ब्यूटीफाई करने के बाद तुम सोचे तुम डायरेक्टर बन जाओगी। तो ये सब बहुत मेरे अंदर की लड़ाई चलती रहती है, जो कि मैं किसी से नहीं शेयर करती थी। मैंने एक बार गलती से किसी एक फ्रेंड से बोल दिया था अभी डायरेक्टर बनना, तो डायरेक्टर बनेगी तो पीआर है, पीआर का काम कर, अभी ऐसा है वैसा है, ऐसे सारी चीज़ें मुझे बोलते थे। बट एक दिन जब लॉकडाउन के टाइम पे मुझे आनंद ने एक स्टोरी सुनाई कि ऐसी ऐसी फिल्म है, और मुझे अंदर से इंस्पिरेशनल स्टोरीज बहुत अट्रैक्ट करती थी। मुझे लगता था कभी मैं कुछ करूँगी, डायरेक्शन करूँगी तो मैं इंस्पिरेशनल स्टोरी डायरेक्ट करूँगी। तो आनंद ने मुझे सुनाई तो मैंने कहा हाँ अच्छी है, बट तुम्हारे टाइप की नहीं है जैसे तुम लिखते हो। तो फिर उसने कुछ और फ्लेवर डाला, कुछ और डिस्कशन किया हमने, तो हमें अच्छी लगी। तो मेरे अंदर भी हिम्मत नहीं थी इससे बोलने की कि मुझे डायरेक्ट करने दो। एक अच्छी फ्रेंडशिप होने के बावजूद भी नहीं थी। ये एक अंदर से ये एक डिसबिलीफ कह लो आप, या जो बाहर का सोचा था उसमें ये था कि आप नहीं बन सकते हो। उसके लिए ये 4-5 क्राइटेरियाज है जिसमें आपको फुलफिल करना है वो चीज़ आपको। मैंने कहा कि नहीं स्टोरी अच्छी, ठीक है मैं एज अ प्रोड्यूसर आती हूँ इसमें, चलो हम लोग बनाते हैं पिक्चर, अपने अपने पैसे जितने निकाल के डालते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो फिर इसने कहा थोड़े टाइम बाद तुम डायरेक्ट ही कर लो। तो मैं समझ नहीं पाई कैसे रिएक्ट करूँ कि इसने कैसे बोल दिया। मैंने कहा नहीं बता नहीं, उसने कहा तुम कर लो ना, जो तुम्हें आता है, जो तुम्हारी यूएसपी है, तुम्हें वही तो करना है। तो मैंने कहा अच्छा। तो थोड़े टाइम के लिए तो हाथ पैर ठंडे हो गए। तो फिर मैंने खुद से बोला कि नहीं अभी एक्सेप्ट करो और करो जो तुम्हें करना है। एंड देन धीरे धीरे हमारी ये जर्नी स्टार्ट हुई। तो सबसे पहले जो हमारा एक म्यूचुअली हमने जो, जैसे आपने कहा ना कि आप कुछ चीज़ें जो आप एस्पायरिंग डायरेक्टर्स को बोलना चाहोगे, सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आप इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हो या फिल्म बनाने जा रहे हो, जो आपके पास में बड़े प्रोडक्शन हाउस का सपोर्ट नहीं है, तो उस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप पेन पेपर पर कितनी तैयारी करते हो। मैं डेली 2-2 पेज की लिस्ट बनाती थी, मुझे आज ये करना है, मुझे ये करना है, और फिर डेली शाम को चेक करती थी कितना कितना हुआ है। सारी चीज़ का पेन एंड पेपर पे कंट्रोल होना, एंड देन उसके बाद उसको फील्ड में जाके एग्जीक्यूट करना, चाहे वो लाइन प्रोड्यूसर का काम रहा है पिक्चर में, चाहे वो प्रोडक्शन का काम रहा है, चाहे वो कॉस्ट्यूम का काम रहा है, सारी चीज़ डिसाइड करना कैसे करना। दो हर चीज़ के डेडिकेटेड मेंबर थे हमारी टीम में, लेकिन सब कुछ डिसाइड करना, सारी चीज़ वो हम लोग ही कर रहे थे। और कास्टिंग का पूरा काम करना, 20-20 एक्टर्स को कास्ट करना। तो कहने का मतलब है डायरेक्शन के अलावा बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो कि मेरे ऊपर थी उसमें एज अ प्रोडक्शन मैनेजर, एज अ लाइन प्रोड्यूसर, तो लोकेशन देखना। बट उस बीच में व्हाट यू रियली नीड टू प्रोटेक्ट दैट इज़ योर स्टोरी। मतलब एज अ डायरेक्टर आप जब स्क्रीन के सामने बैठ रहे हो, मतलब आपके मॉनिटर के सामने बैठ रहे हो, वो पर्टिकुलर सीन को जो आपने राइटर के साथ डिस्कस किया है कि क्या विजन है, उसको उतारना, अल्टीमेटली वो ही स्क्रीन पे दिखेगा। तो वो चीज़ मेरी बहुत बड़ी लड़ाई थी। और प्लस आपको अकाउंट में दिखता रहे कि बैलेंस कितना है, और ये बैलेंस कितने दिन तक चलने वाला है, और कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी और चीज़ें। तो वो सारी चीज़ों को करते हुए मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि पेन पेपर पे अपनी राइटिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग क्या बोल रहे हैं कि नहीं डायरेक्टर की ये ट्रेनिंग, वो ट्रेनिंग, आप कितना पढ़ रहे हो और कितना आप शार्पली हर सीन के साथ इन्वॉल्व हो रहे हो, कितना आप सोच रहे हो कि इस सीन का, पर्टिकुलर सीन का विजन क्या है। तो चाहे जैसे अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे कि हमारा यूएसपी क्या था, हमारा था हमारी स्टोरी में हम स्टोरी के अराउंड कैसे यूनिटी क्रिएट करें मेंबर्स के बीच में, और कैसे फिर हम वो गोल निकालें हर स्टोरी से।
तो वही थी हमारे पास, और हमारे पास कुछ भी नहीं था इसके अलावा। तो ये स्टोरी का ही हमारा जज्बा देख के संजय मिश्रा सर, राजेश तेलंग सर, ये लोग हमें सपोर्ट करने आए पिक्चर में कि चलो हम भी एक दिन का कर लेते हैं। हमने उनको बस हल्का सा जिक्र किया और उन्होंने हमें सपोर्ट किया आगे। तो ये है ओवरऑल स्टोरी। तो पेन पेपर पे और फील्ड में एक एक डिपार्टमेंट के साथ, अगर आप इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हैं, आपको डिपेंडेंट नहीं होना है किसी के ऊपर, आपको एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट होना है, एक एक चीज़ पे कंट्रोल रखना है और बहुत प्यार से कंट्रोल रखना है ना। तो ये है ओवरऑल सारे डिपार्टमेंट्स का आपको हाँ, रहना चाहिए, पूरा कंट्रोल रहना चाहिए। हाँ, क्या कहता है लाइन हाँ, से क्या कर रहा है वो तो हाँ बात की पोस्ट प्रोडक्शन तो बाद में आता है। आप सेट पे आप कैसे, और जितनी सारी टेंशन आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है, लोग आपको आके पोक कर रहे हैं। आप मुझे राजेश तेलंग सर ने एक चीज़ बोली, मैं सेट पे बहुत डिसअपॉइंट थी, रोने सी लगी थी कि मतलब मेरे तो सब कुछ नया नया है, कैसे करूँ। तो राजेश तेलंग सर को मैंने फ़ोन किया, मैं कहा अब नहीं हो रहा है मुझसे, इतना बहुत टायरिंग हो रहा है मेरे लिए। उन्होंने कहा कि सारी प्रॉब्लम्स जितनी भी आ रही है सबको फर्स्ट फ्लोर पर डाल दे, अभी तो ग्राउंड फ्लोर पे रह के अपना सेट संभाल। मैंने कहा कैसे डालते, बोलती प्रॉब्लम को उठा और उसको डाल दे। तो हालांकि बड़ा मैकेनिकल लगा था, ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, लेकिन मैंने सच में उठा के सारी प्रॉब्लम्स को फर्स्ट फ्लोर पर डाला। उन्होंने बोला कि तू प्रॉब्लम्स को बोल कि तू 4 दिन 5 दिन या 10 दिन जब तेरे शूट खत्म होगा तब तू उसको हैंडल करेगी। तो मैंने उठा के डाल दिया था सब उसमें। अभी आपने मेंशन किया कि जो है सेलिब्रिटी पीआर और मीडिया में थे आप इससे पहले। आई मस्ट बिलीव कि आपने काफी फिल्म पर्सनैलिटीज के साथ काम किया है उस दौरान। हाँ। कैलाश सत्यार्थी जी के साथ भी काम किया। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर इफ यू हैव टू चूज वन पर्सन जो आपको ऐसा मेमोरेबल एक्सपीरियंस याद रहेंगे या उनका कोई एक लाइफ लेसन याद रहेगा, सो व्हाट वुड दैट बी? जैसे कैलाश सत्यार्थी जी की अगर बात करें तो मतलब जो मुझे याद है कि वो जिस तरीके से, जैसे वो हमने इनके साथ बहुत सारे चाइल्ड लेबर रेड पे गई हूँ, तो वहाँ पे अगर जो मुझे याद रखने वाली बात है कैसे वर्ल्ड चाइल्ड लेबर डे था, और उस दिन कैसे मैं और कैलाश जी, उनको हम लोग वी फॉन्डली कॉल हिम भाई साहब, तो कैसे उनके ऊपर एसिड अटैक होने वाला था और मैं भी उनके साथ में थी। तो कैसे वो उस एसिड अटैक से बचे और बाद में जिन्होंने अटैक किया था उसको उन्होंने जाके चेरिश भी किया अलग तरीके से, है ना। तो ये मेरे लिए बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट था। एंड वन मोर थिंग, कैसे हम जब गए थे ढेर में, उधर बहुत सारी फैक्ट्री थी, मेरे ख्याल से नांगलोई की बात है, तो कुछ 6 फीट कूड़े का ढेर था, कचरे का ढेर था, और मुझे ना ऐसे में जा रही थी तो मुझे लगा कि कुछ तो मेरे पैर पे कुछ तो अजीब सा हो रहा है, और जब मैंने देखा तो इतना बड़ा सा हाथ था, वो निकला हुआ था कचरे के नीचे से। तो मैंने देखा, मैं एकदम रोने लगी एकदम अंदर से। तो भाई साहब बोलते नहीं रो मत, यही हमें सही करना है, इसी को हमें ट्रांसफॉर्म करना है। तो उन्होंने कचरे का ढेर पूरा हटाया, तो 5 साल का बच्चा था उसके नीचे जो कि दबा हुआ था। उसको लगा कि उसके एम्प्लॉयर्स ने बोला था कि हम आपको ये इतने पुलिस वाले आए, आपको जेल में बंद कर देंगे, इसलिए वो डरा हुआ था। तो ये एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस था कैलाश जी के साथ। मेरा जो अगला सवाल है वो आप दोनों से है। सिनेमा का जो कीड़ा है ना, उसकी प्रॉब्लम ये है कि वो एक फिल्म के बाद या किसी फिल्म मेकर से जब आप इंट्रोड्यूस होते हैं उसके बाद काटते हैं। जैसे कोई एक फिल्म देखी, अगर यार दिमाग घूम गया, ऐसा कुछ बनाना है अपने को, ऐसी कोई फिल्म अगर एक आप दोनों के बाद? ऐसे तो बहुत सारी फिल्में, बहुत मुश्किल है इस तरीके से मतलब ऐसे सोच पाना, लेकिन जो लगता है कि नहीं बना सकते हैं वो मुझे ज़्यादा चैलेंजिंग लगता है, जिससे मुझे लगता है कि मैं शायद ये ना कर पाऊँ। तो यहाँ से शुरू करना कि ना कर पाऊँ और वो एक गोल रखना जो है कि हाँ ये मुझसे नहीं हो पाएगा, तो उसके ये एक बड़ा चैलेंजिंग और बड़ा हमेशा से और नहीं कर पाऊँगा मतलब ये होता है कि कहीं मैं करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि जिस तरीके से माजिद मजीदी सर फिल्म बनाते हैं, जिनकी जो फिल्में होती हैं, वो मुझे ऐसा फील होता है वो कैमरे में कुछ ऐसा मिला देते हैं, और कि आप जैसे आप वो सीन शुरू होता है और आप बस उस जगह पहुंच जाते हैं। तो वो जो है मुझे अब मतलब बहुत मेस्मराइज्ड वैसे हमेशा से लगता है कि हाँ मुझे मतलब ऐसा कुछ करना है, ऐसा मैं बनाना चाहता हूँ। इस एक ऐसी फिल्म जो मुझे जो है जैसे मजीदी सर बनाते हैं, कुछ उसका अगर कुछ ऐसा बन जाए तो ये मतलब ये अभी बोल रहा हूँ सोचते हुए डर लग रहा है, लेकिन ये होता है कि हाँ कि एक ऐसा एक इम्पॉसिबल सा ड्रीम लगता है, बट या वो मैं करना चाहता हूँ। जी, और आपका? मेरा भी सेम। जैसे एक उनकी फिल्म थी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, उसमें आखिरी में ऐसा होता है कि ये मन करता है कि अगर ऐसा हो गया जो ये हो रहा है, तो ये हम दोनों का उस टाइम ये सोचना था कि हम लोग जाके पर्सनली माजिद सर से लड़ाई करेंगे कि ऐसा क्यों किया आपने। कलर ऑफ पैराडाइज। हाँ, कलर ऑफ पैराडाइज, कि जाके आखिरी में लड़ाई करेंगे, ऐसा क्यों किया। हम लोग इतना मतलब हमें लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी, हम सबटाइटल से पिक्चर देख रहे थे, क्यों ऐसा किया। तो और उसमें एक और फिल्म थी जिसमें वो 2 बच्चे होते हैं, अपना वो शूज ढूंढ रहे होते हैं, कोई चुरा के लेके चले जाते हैं, और फिर कैसे वो बच्चे जाते हैं और हमें लगता है कि अरे यार ये कैमरा है कि कोई इंसान इनका पीछा कर रहा है कैमरे के नाम पे। मतलब वो बड़ा मैजिकल है। तो वो चीज़ एक लगता है कि शायद इस लाइफ टाइम में पता नहीं कर पाए, ऐसा क्वेश्चन आता है दिमाग। वो तो जादूगर है। हाँ।
और मैं पूछ रहा था कि आप लोगों ने अपना स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म रिलीज किया है अपनी फिल्म को वाइडर ऑडियंस तक ले जाने के लिए, उसको लेके क्या प्लान है? opentheater.in if I'm not wrong, यस Correct, यस yeah. तो उसको लेके डिस्ट्रीब्यूशन को लेके आगे क्या प्लान है? ये जो हमने ऐसे पर्पसली नहीं शुरू किया था, अपना ये प्लेटफॉर्म में पर्पसली नहीं बनाया हमने। बहुत कोशिश की थी पहले कि थोड़ा हमारी फिल्म किसी प्लेटफॉर्म पे चली जाए, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो जब ये नहीं हो पाया तो फिर जैसे मैं पोस्ट प्रोडक्शन में भी जब ऐसे बैठता था और मैं लगातार हम पिच कर रहे थे कि फिल्म हमारी कोई ले ले इस तरीके से, तो वहाँ पे बहुत सारी और भी फिल्में जो है वहाँ पे उनका पोस्ट प्रोडक्शन का काम हो रहा था। तो कभी कभी सवाल आता था मन में कि हम क्यों कर रहे हैं, मतलब हम ये पोस्ट प्रोडक्शन क्यों कर रहे हैं। और सब लोग और बाकी जो एक्सपीरियंस थे लोग बोलते थे कि नहीं मतलब अभी इंडिपेंडेंट फिल्मों का तो मतलब ऐसे ही होता है कि बस बन जाए उसके बाद फिर पता नहीं क्या होगा। तो ये जो एक हेल्पलेसनेस थी ना कि पता नहीं क्या होगा, मतलब हम फिल्म बना रहे हैं और हम इतनी मेहनत से बनाते हैं, 1 साल तक कंप्लीटली जान लगा करके हमने एक एक मोमेंट दिया हुआ है, उसके बाद हमें ये पता नहीं कि क्या होगा। एक जो हेल्पलेसनेस थी, तो वो कहीं हेल्पलेसनेस की जो एक फाइट थी, उसके लिए हमने कहा कि नहीं अभी हम कुछ ऐसा करेंगे कि ऐसे जो एक्चुअली जो विजन था वो भले हमने अपनी फिल्म से शुरू किया, लेकिन विजन इस बात का है कि ऐसी तमाम बहुत सारी अच्छी फिल्में हैं जो हम तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो पहुंचनी चाहिए, जो अच्छी फिल्में हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास बहुत बड़ा प्रोडक्शन, ये मैंने जिस तरीके से हमें रिस्पांस मिला है इस फिल्म का, जो रिव्यूज़ मिले हैं, तो ये देख के लगता है कि हमारे पास कुछ कोई बहुत बड़ा बजट नहीं था, सिर्फ कहानी थी और उस कहानी को आगे ले जाने वाले लोग थे जिनका कोई भी नाम नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ये चीज़ें हुई और जब मैं रिव्यूज़ देखता हूँ और अब लोगों के से जब कमेंट सुनता हूँ, तो ये लगता है कि नहीं मतलब कि हाँ ये कहानी पहुँची, हम लोगों तक पहुँचा पाए। सो ये opentheater.in, सो ये ओपन थिएटर का जो कॉन्सेप्ट है, यही ओपन थिएटर, इट्स जस्ट लाइक वाइड ओपन विद ग्रेट डिग्निटी, हम स्टोरीज को लोगों तक पहुंचा पाएं। सो इट्स ओपन फॉर एवरीवन। ये विजन हमारा यही है। और जैसे बहुत सारे न्यू फिल्म मेकर का हमारे पास फ़ोन आया कि आपने हमारे लिए रास्ता खोल दिया। सो ये हमने मतलब जो हमें लगता था कि जब ऐसे कभी फ़ोन आया हमें लगा कि हाँ ऐसे हो रहा, तो मैंने कहा कि हमने जो सोचा था इस फिल्म के ज़रिए वो कहीं ना कहीं हम वहाँ पे आगे हम वहाँ तक पहुँच पा रहे। तो ये बेसिक वो चीज़ था। और मैं बड़ी खुशी इस बात की है कि हम अपनी मतलब हमने मतलब कोई वेट नहीं करना पड़ा। हमने फिल्म शूट की, पोस्ट प्रोडक्शन किया और उसके बाद हम रिलीज़ कर गए। जैसे कोई भी फिल्म बनती, कोई भी बड़ी फिल्म जो बनती है जैसे होता कोई, सो ये स्ट्रगल रही है इस चीज़ को ये बनाने के लिए OTT प्लेटफॉर्म, लेकिन ये फाइनली हम इस तरीके से कर पाए। जैसे इसमें बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि नई फिल्म को देखने के लिए लोग पैसे क्यों देंगे, है ना। यहाँ पे तो पैसे दे रहे हैं और उससे पता नहीं कितना ज़्यादा वो कमा रहे हैं, है ना। तो ये जो एक है ना कि जैसे ये था कि इसमें ना ही केवल फिल्म मेकर बल्कि जो अपने और भी ऑडियंस है वो पैसे कमाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट के लिए जितने भी न्यू फिल्म मेकर्स हैं उनका, मुझे 5-5, 6-6 साल से उनकी पिक्चर डिब्बे में बन के रखी हुई है, वो बोल रहे हैं कि अब हम वो फिल्म निकाल सकते हैं इस कॉन्सेप्ट में। तो ये एक मतलब अच्छी बात हुई जो कि हमें भी अच्छा लगता है सुन के। जी, मुझे एक और एग्जांपल याद आ रहा था। आमिस करके फिल्म आई थी लास्ट ईयर, तो वो भी रिलेटिवली नए OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई थी, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर। तो किसी बड़े प्लेटफॉर्म ने एक्वायर नहीं किया था, फिर आमिस ने बज़ क्रिएट किया, वहाँ देखा लोगों ने, और फिर अब रिसेंटली वो सोनी लिव पर रिलीज हुई है। तो होपफुली इंडी फिल्म्स का ऐसा होना जरूरी है, वो फिल्म फेस्टिवल्स तक ही ना घूम के रह जाए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन्हें देखें, सबकी मेहनत सार्थक हो। इनफैक्ट हमारी फिल्म में ये हमने टैगलाइन डाला हुआ कैंपेन का जो सेंट्रल पॉइंट है कि आप इस फिल्म के हीरो हैं। और जितनी भी ऑडियंस हैं, मुझे सबका ये हैशटैग आ रहा है कि यस वी आर द हीरो ऑफ दिस फिल्म एंड वी विल टेक दिस फिल्म टू अदर पीपल। तो इस तरीके से लोग काफ़ी ज़्यादा फिल्म को वायरल कर रहे हैं। जो हमारा मेन कैंपेन का ये लाइन था, ये एक्चुअली मतलब बहुत तेज़ी से तो नहीं, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ये लोगों तक पहुंच रहा है और लोग इसको इस तरीके से बोल रहे हैं और वो सच में हीरो बन के दिखा रहे हैं। जो ऑडियंस है वही इस फिल्म को आगे ले जा रहे हैं। अभी तक तो यही है, हमने कोई एडवर्टीजमेंट नहीं किया, बट ये उन्हीं के थ्रू आगे जा रही है। तो ये इसके लिए मतलब मैं उनको थैंक यू बोलती हूँ। सो ऑडियंस भी, और इसके अलावा बहुत सारे जैसे अभी यूट्यूब जो चैनल्स हैं, और एक जैसे हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि अगर हम कोई भी इस प्लेटफॉर्म से जो है अपनी पर्सनल लिंक, फिल्म का पर्सनल लिंक क्रिएट कर सकता है।
और वो लिंक अगर वो जिसको भी शेयर करता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपनी डालता है और उस लिंक से अगर कोई भी फिल्म देखता है तो उनको 15 रुपीज़ का कैशबैक मिलता है पेटीएम के थ्रू, तो डायरेक्टली उनके पेटीएम वॉलेट में जाता है। तो हमने देखा कि जैसे बहुत सारे लोगों ने मतलब हमारे पास तो डैशबोर्ड भी होता है, सो वो जिस तरीके से हम अब उनका जब डैशबोर्ड चेक करते हैं वो भी अपना चेक कर सकते हैं। तो जिस कंटिन्यूअसली से मतलब उन्होंने एक दो ने हमें फ़ोन भी किया कि हमने सिर्फ फिल्म देखा, हमें बहुत अच्छी लगी, फिल्म के बारे में अपना रिव्यू दिया और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमने ये लिंक डाल दिया। अब मैं चुपचाप बैठा रहता हूँ और मेरे अकाउंट में जो है 15 रुपीज़ कैशबैक हर कोई भी देखता है फिल्म तो आता रहता है। तो ये जो एक जॉय भी क्रिएट हुआ है ना कि इस तरीके से हम साथ में आए हैं। किसी ने एक होता है हमने फिल्म देखी अच्छी लगी, लेकिन वो उन्होंने फिल्म भी देखी, उनको अच्छी भी लग रही है, वो उसको आगे भी लेके जा रहे हैं और एज ए रिवॉर्ड मतलब एज ए ग्रेटिट्यूड हम उनको जो है कैशबैक भी दे पा रहे हैं। सो जो एक ना हम सोचते थे कि फिल्म जो रिलीज होना एक फेस्टिवल ऑफ जॉय होना चाहिए, तो हमने वो फील किया फेस्टिवल ऑफ जॉय थ्रू ऑल दोज पीपल who are supporting our film. इनफैक्ट इस फिल्म के थ्रू ये फिल्म एक आईएएस एस्पिरेंट की है तो बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स का कॉल आ रहे हैं। मतलब मेरे ख्याल से मैं अगर काउंट करूँ तो 40 से 50 आईएएस ऑफिसर्स का फ़ोन आया होगा और बोल रहे हैं कि ये फिल्म में जो ये मेन कैरेक्टर है मन्नू, ये जो गो थ्रू कर रहा है ये हम कर चुके हैं। और बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स का फ़ोन आ रहा है कि ये एक ने तो कमेंट डाला हुआ था कि मुझे पता है कि सबके एग्जाम्स चल रहे हैं, सबको पढ़ना है यूपीएससी वालों को, लेकिन ये फिल्म देख लोगे तुम्हारी पढ़ाई की स्पीड डबल हो जाएगी, तुम्हें बहुत मोटिवेशन मिलेगा, इसके लिए तुम्हें पढ़ना चाहिए। तो इस तरीके के कमेंट्स देख के लगता है कि हाँ मतलब जो हमने ये हाँ जो किया था थोड़ा सा मिल गया वापस। अभिमन्यु का भी आएंगे, लीड कैरेक्टर है, आईएएस एस्पिरेंट होता है, फेल हो जाता है और फिर पंचायत सचिव की जॉब करनी पड़ती है उसे, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट किस्म का है। फर्स्ट इंप्रेशन तो यही बढ़ता है और पॉइंट टू पॉइंट बात करता है और इंटरव्यू से पहले ड्रॉ कर रहा होता है, बकलौली नहीं करता बाकी कैंडिडेट्स की तरह। उसके बारे में कुछ बताइए अगर आप इंट्रोड्यूस करना चाहें तो किसी नए इंसान को। देखिए पहली चीज़ तो ना कि मैंने जो है मेरे फादर चाहते थे कि मैं एक आईएएस ऑफिसर बनूं और मैं एक्टर बनना चाहता था, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन था एक। तो लेकिन मेरा मन करता था कि नहीं, मेरे पापा चाहते हैं तो मैं ऐसा कुछ कर पाऊँ। तो मेरे पापा भी नहीं हैं फिजिकली हमारे साथ, तो लेकिन ये हमेशा था। लेकिन जब मैंने फिल्म का जो जैसे लास्ट का वो हुआ तो मुझे उस समय रियलाइज़ हुआ, जब लास्ट सीन शूट कर रहा था फिल्म का, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम दोनों का ड्रीम एक साथ पूरा हो रहा है। तो एक तो ये चीज़ थी और दूसरी चीज़ वो चाहते भी ऐसा थे क्योंकि मैं जहाँ से मेरी परवरिश हुई है, जिस इन्वायरमेंट में, यूपीएससी बहुत मतलब अभिन्न अंग है हमारे उस कल्चर का। मैंने बहुत देखा है लोगों को जो है इंटरव्यू तक पहुँचते, फर्स्ट या प्री क्लियर करते, मेंस क्लियर करते और फिर कहीं फेल होते, और अगर वो सक्सीड भी होते हैं तो वो फेलियर, और अगर इंटरव्यू तक पहुँचे और नहीं फेल हो गए हैं और उसके बाद जब फाइनली अगर सक्सीड भी होते हैं, वो जो जर्नी होती है कभी कभी 2, 3, 4, 5 साल की जर्नी जो होती है वो भी मैंने महसूस किया हुआ है। तो वो मुझे हमेशा से लगता था। तो मेरा ये था कि जो इंसान इंटरव्यू में फेल हुआ है, वो उसने प्री क्लियर किया है, मेंस क्लियर किया है, तो उसको चाहे आप पंचायत सेक्रेटरी बना दो, कुछ भी बना दो, लेकिन उसका कैलिबर नहीं छूटने वाला, वो वही रहेगा, उसके अंदर वही बात रहेगी, उसकी इंटीग्रिटी नहीं बदलने वाली, उसके उसूल नहीं बदलने वाले। वो इंसान किसी की पोस्ट उसकी जो है उसके अंदर के इंसान को नहीं बदल सकती है उसकी तो ये अभिमन्यु अगर जो आप डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, तो वो भले एक पंचायत सेक्रेटरी है, सब उसको बता रहे हैं कि तुम प्यून हो और तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम्हारी मतलब कोई भी आइडेंटिटी नहीं है, तुम यही हो, लेकिन एज ए इंसान वो आईएएस है, वो बन चुका है, उसके अंदर वो बात है, और वो फाइनली वो उसकी लड़ाई भी है, ये पूरी फिल्म कैरेक्टर की लड़ाई है, वो भी कहीं ना कहीं मान चुका होता है कि नहीं, ये जो मेरी आइडेंटिटी है वो ये पर्टिकुलर पोस्ट है और वो है। लेकिन इस जर्नी में उसको रियलाइज होता है कि नहीं, कि एक फेलियर नहीं डिसाइड कर सकती कि मैं क्या हूँ। उसकी जो जीत ही यही है, जब वो लास्ट में वो कॉन्फिडेंस से बैठा हुआ है और वो ड्रॉ कर रहा है, तो उसको पता है कि हाँ मतलब ठीक है, अगर ये हुआ तब भी मैं अच्छा करूँगा, नहीं हुआ तब भी मैं ही रहने वाला हूँ। तो ये अभिमन्यु के जो कैरेक्टर है,
और वो ये इसके अराउंड है, तो मुझे बहुत मतलब इंटरनली मुझे वो जी के बहुत अच्छा लगा। हमें देख के भी अच्छा लगा Thank you. था। और थैंक यू। और मेरा जब मैंने फिल्म देखना शुरू की तो फर्स्ट प्लेट जो थी, टाइटल प्लेट, वही मुझे काफी इम्प्रेसिव लगी, डेडिकेटेड टू मुंशी प्रेमचंद। Yeah. मतलब मुंशी प्रेमचंद की वजह से ही हिंदी पढ़ना शुरू किया। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, पर ईदगाह, दो बैलों की कथा, Correct. ये बचपन था। तो उसका रीजन क्या था? कोई पर्सनल रीजन था मुंशी प्रेमचंद को डेडिकेट करने का, या फिर कहानी के मद्देनजर कोई और पहलू था? देखिए, अगर आप जैसे ना, आप मैंने अभी मुंशी प्रेमचंद जी का नाम लिया, मेरे अंदर ऐसे मतलब वो मैंने उनको पढ़ा नहीं है, मैंने उनको जिया है। वो मेरे साइकी को एक्चुअली रूल करते हैं। मैं, अगर आप मंत्र की बात करें, अगर उनकी कहानी, तो वो जो बुढ़ा है, जो मुझे ना कि कभी ऐसे नफरत नहीं हो पाती है किसी से, कि ना चाहे वो कोई कितना भी कर दे, कि मुझे लगता है कि नहीं, मुझे कभी इस लेवल पे नहीं जाना है कि मुझे उससे नफरत हो जाए। और वो मैं नहीं हूँ, वो मुंशी प्रेमचंद जी का वो जो बुढ़े का कैरेक्टर है वो है। मेरा जो है ना, आईफोन लेने का बहुत मन है। मैं मैकबुक यूज़ करता हूँ, आईफोन नहीं ले पाया हूँ। क्यों नहीं ले पाया हूँ? क्योंकि यूज़फुलनेस मुझे आज तक अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाया हूँ कि मेरी यूज़फुलनेस क्या, क्योंकि मैं सिर्फ फैशन के लिए नहीं ले सकता हूँ। वो ईदगाह है। मुझे मैं पार्शियलिटी जो है बहुत मतलब मुझे ना कि मैं बहुत अनबायस्ड रहना चाहता हूँ। वो पंच परमेश्वर है। मैं बहुत बेइंतहा मोहब्बत है मुंशी प्रेमचंद से, कि मतलब वो मेरे, तो ये वो जो गांव, अगर आप देखें तो झुमकी, झबरा, हल्कू, ये सारे कैरेक्टर ये सब मुंशी प्रेमचंद की कहानियों की। ये झबरा और हल्कू जो है, ये झबरा पूस की रात में मुंशी प्रेमचंद के कुत्ते का, मतलब वो कंपेनियन था। वो भले वो डॉग था, पर वो कंपेनियन था। वो कैसे उसके साथ हमेशा रहते थे। तो मैंने मतलब, तो वो जो है ना कि ये मतलब, अगर मुंशी प्रेमचंद की बात करें तो शायद मैं यही करता जाऊंगा। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अब मुझे लगता है ही इज द फाइनेस्ट राइटर आई हैव एवर रेड। और वो जब मैं पढ़ता था तो मैं उनको देखना, वो मुझे सब दिखने लगता था, वो गाँव, वो लोग। तो यही मैं चाहता था कि मुझे, जब मैं ये लिखूं, ये फिल्म क्यों समर्पित है, कि वो ये जो है वो दिखे कि ये एक्चुअल में गांव है, ये एक्चुअल में लोग हैं। ये हम चाह रहे थे। और मुझे बहुत लोगों ने बोला कि मुझे ये रियल लगा, तो मुझे अच्छा लगा कि हाँ, मैंने शायद मुंशी प्रेमचंद जी के लिए कि जो उन्होंने सिखाया है वो थोड़ा बहुत कुछ हो पाया, कुछ ऑफर कर पाया। या जी, थैंक यू। वो मुझे भी पर्सनली लगा, क्योंकि जो आपकी कहानी थी वो काफी ग्राउंडेड थी। मतलब प्रिटेंशियस नहीं लगता वो गांव, प्रिटेंशियस नहीं लगता, वहाँ के लोग बनावटी नहीं लगते, जैसा कि प्रेमचंद जी की कहानियों में भी था। जी। तो मेरे लिए वो फैसेट था उसका। और फिल्म की राइटिंग पर बात करेंगे। ये मेरा मतलब पर्सनल वो है, ऑब्जर्वेशन भी हो सकता है, ओवर एनालिसिस भी हो सकता है, कि मुझे ये फील हुआ कि आपकी फिल्म में गैर बराबरी या जो एक अंतर है वो एक कैरेक्टर की तरह था। कोरोना पॉजिटिव और कोरोना नेगेटिव लोगों से तो बाद में इंट्रोड्यूस हुए, उससे पहले हमें क्लासिज्म देखने को मिला। जैसे मुझे एक सीन याद है, जब वो असली वाले प्रधान होते हैं जो जल्लू, तो वो क्वारंटीन सेंटर पे होते हैं और कुछ लोगों को समझा रहे होते हैं कि 2 गज दूरी जरूरी है और ऐसे ऐसे रहो, ठीक है। फिर अगले सीन में वो कुछ रसूखदार लोग आते हैं बाइक पे, और होता क्या है कि जल्लू भाई साहब के टोन बदल जाते हैं और उनके साथ घूमने चलते हैं बिना मास्क लगाए, दूरी मेंटेन किए। तो उसी पॉइंट पर कैमरा टिल्ट अप होता है और ऊपर दीवार पे लिखा था 2 गज दूरी है जरूरी। तो मुझे पूछना था कि ये इंटेंशनल था या फिर मैं ओवर एनालाइज कर रहा हूँ इस चीज को। इनफैक्ट जो वो हमने जो पेंट बनाया था, तो वो मतलब इनका ये था कि हमें कुछ ऐसा दिखाना है कि जो फिल्म के हमारा फ्रेम में जो है हमेशा वो जाता रहे, वो एक रियलिटी में दिखाना है कि देखो हो क्या रहा है, रियलिटी ये है। तो ये पूरे फ्रेम में, पूरे थ्रू आउट फिल्म में, इसीलिए हमने उसको बड़ी दीवार पे जो है, क्योंकि इन्होंने कहा था कि हमें ऐसा होना चाहिए कि वो चलना चाहिए, वो बैकड्रॉप होना चाहिए। तो उसको हमने इसीलिए उसको बनाया था कि जो भी हो रहा हो हम दिखाएंगे। अब अगर आप देखें जो छींक वाला सीन है, एकदम सेंटर में हुआ है। इनफैक्ट इस फिल्म में ये सचिव का इंटेलेक्ट है इसमें कि इसको ऐसे करना है, क्योंकि वो पूरा क्वारंटाइन सेंटर तो वही तैयार करा रहा है ना, सचिव और प्रधान मिलके जल्लू मुशैर। तो ये उसका ही था पूरा ओरिएंटेशन कि उसको ऐसे करना है ताकि लोग देखें और सीखें, है ना। बट हमारा इंटेंशन ये था कि हम चाहे जो भी चीजें हो रही है और ये बैकड्रॉप में दिखता रहेगा, तो लगेगा लिखा है क्या और फॉलो कितना हो। हाँ, तो आपका एनालिसिस बिल्कुल करेक्ट है। और
मतलब फिल्म की राइटिंग भी तो ऐसी है कि बात करते रहे तो शाम निकल जाए। बाकी मेरे लिए एक और पॉइंट जो था नोटिसेबल, जो मुझे वाकई अच्छा लगा, वो उसका ह्यूमर था। कि जैसे वो व्हाट्सएप वाला, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो आपने पंच लिया कि मतलब मैंने देखा है उस टेम्परेचर स्कैनर से कि गोली मार दे रहे हैं चाइना में, व्हाट्सएप पे देखा। या फिर एक और मैंने नोट किया था, एक सेकंड बताता हूँ आपको। व्हाट्सएप वाला हो गया, और पीसीएस वाला लड़का 25 लाख से नीचे नहीं मिलेगा। ये कहानी सेट है यूपी में और मैं राजस्थान से आता हूँ, और मैंने खुद ये कॉन्वर्सेशन अपने आसपास सुने हैं कि अच्छा आईएएस निकाल लिया लड़के ने, 12 लाख तो लेंगे, 15 लाख तो लेंगे। अच्छा सरकारी डॉक्टर है, नहीं 22 लाख लेंगे, और गाड़ी चाहिए। ये सब आपने कहाँ से वो किया? एक और ये जैसे कि आपने देखा, आपने भी, अगर आप कह रहे हैं आपने देखा हुआ है, हम और यूपी में तो मतलब हम जहाँ से पले बड़े हैं, वो ये एक बहुत नॉर्मल कॉन्वर्सेशन है। ये ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से बात कही जाती है। ये ऐसे बात हो रही है कि अच्छा, ये जब बजट प्लान शादी की बात होती है तो अच्छा वो लड़का इतना, अभी लड़के से बात नहीं हुई है, अभी कंसिडरेशन चल रहा है, तो उस कंसिडरेशन में जो है वो फिर रेट निकलने लगता है। तो ये बहुत एक हमारी बहुत सीरियस कॉन्वर्सेशन है। हाँ, ये हमें फिल्म में ह्यूमर लगता है। लेकिन ये रियलिटी में वो रियलिटी है। तो ये आइडिया यही था कि वो इस चीज को हम ह्यूमर में लेकर के आए। हम जो बात कहना चाह रहे हैं, भले सीरियस बात है या भले कितनी भी बुरी बात है, कैसी भी है, लेकिन वो एक ह्यूमर में बात थोड़ा पहुंचती है। और पूरा फिल्म का सब्जेक्ट बहुत सीरियस है, तो हम जहां भी लगे कि हमें जो बात कहनी है वो हम लोग सीरियसली करें, लेकिन वो ह्यूमर में तरीके से निकल गया है। सीरियस मैसेजिंग के साथ प्रॉब्लम ये हो जाती है ना, लोग बोलते हैं यार ज्ञान मत दो, स्पीच मत करो, डॉक्यूमेंट्री मत दिखाओ, फिल्म दिखाओ। करेक्ट। तो सही डिलीवर हुआ है मैसेज। थैंक यू। मैम आपने मेंशन किया था कि संजय मिश्रा भी फिल्म का हिस्सा है, हमने देखा, और अब उनको लेके एक सवाल था मेरा कि उनके जो परसेप्शन है, कॉमन परसेप्शन, वो उनके कॉमेडिक रोल से है, और उसके तक वो कैसे इंसान है? आपका एक्सपीरियंस उनसे कैसा था? क्या वो रियल लाइफ में भी ऐसे ही हैं, इतना मतलब एनर्जेटिक रहते हैं, इतना चिल रहते हैं, डोंट डू जस्ट चिल काइंड ऑफ, या फिर संजीदगी है उनके कैरेक्टर में? अगर रियल लाइफ की बात करें तो संजय सर रियल लाइफ में मतलब जो एक कैरेक्टर में दिखते हैं जैसा रियल लाइफ में, हाँ वो बिल्कुल है, उनका एक पार्ट है जो वो फिल्म में दिखता है, डोंट डू जस्ट चिल, लेकिन वो बहुत डेप्थ है उनके अंदर। वो कई बार आपको कोई चीज़ नरेट करेंगे, बताएंगे, या कुछ गाना भी सुनेंगे, गाने को भी अगर नरेट करेंगे तो आपको लगेगा एक प्ले चल रहा है। तो संजय सर का मतलब संजय सर अभी तक अगर मैं बोलूँ तो, मगर मैंने अभी तक एकदम बेहतरीन एक्टर देखा है जो मुझे लगता है कि हर तरीके के रोल के साथ जस्टिफाई कर सकते हैं, वो संजय सर। मुझे लगता है कि वो किसी भी रोल में यूँ स्लिप होते हैं, जैसे वो हमारे उसमें आया, और मैं उनसे बहुत कुछ सीखती हूँ उन सब चीज़ के बारे में, कैसे वो इतने फ्लेक्सिबल हैं, और चाहे उनसे डेप्थ की बात करें किसी सीन की तो वो लगेगा सुन नहीं रहे, लेकिन 2 मिनट बाद आपके पास आएंगे, उसी जितना डेप्थ से आपने 1 हफ्ते मेहनत करके उनको बताई होगी, उसको 2 मिनट में उसका 4 टाइम्स डेप्थ डाल देते हैं। बोलते हैं ये कैसा रहेगा, और हम लोग उनको देखते रह जाते हैं। सर मतलब हम क्या कर रहे थे 1 हफ्ते तक? मतलब इतना सॉलिड डेप्थ डालते हैं, इतना उनके अंदर सच में डेप्थ है। और अगर फिल्म की बात करें तो जब वो फिल्म पे आए, सेट पे आए, तो बोलते हैं शॉर्ट फिल्म है? मैंने कहा नहीं सर फीचर फिल्म है। तो बोलते हैं अच्छा चलो ठीक है, सीन दिखा के आए। तो मैंने सीन दिखाया उनको, और वो ऐसा लगेगा वो सुन नहीं रहे, और वो चले गए फिर कोने में कुछ बच्चों से बात करने लगे। सीन सुन के मुझे लगा यार सुनते तो है नहीं, क्यों बुलाए मुझे। फिर वो चले गए, वो बहुत देर तक फोटो वोटो खींचते रहे, उधर इसका सीन चल रहा था, क्लिक विक करते रहे। फिर आए, बोलते यार लाइट चली जाएगी, कब शुरू करोगे तुम लोग? मैंने कहा हाँ सर अभी हम तो आपका वेट कर रहे थे। और वो गए 1 शॉट होके, और जो हमने डायलॉग बोला था, जो बोला था उसको, और मतलब एक होता है कि एक्टर आपके रोल्स, अपने रोल से बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर कई बार मतलब आगे बढ़ जाता है या कैरेक्टर से बाहर निकल जाता है उसको और ग्लोरीफाई करने में। बट उन्होंने जो किया, एक ही सीन था उनका माय पिक्चर में, बट वो बहुत ही ज़्यादा मतलब मेरे ख्याल से एनकरेजिंग था। मतलब वो एक इंस्पिरेशनल कैरेक्टर है फिल्म में जो आके इनको बजाते हैं, तो वो बहुत ही एनकरेजिंग था। उन्होंने जिस तरीके से डायलॉग डिलीवर किया है, और जिस तरीके से था कि एक इंसान है जो कि मैच देख रहा है और वो नहीं देख रहा है कि कौन क्या सुसाइड कर रहा है, क्या कर रहा है, तो उन्होंने उस चीज़ को भरपूर तरीके से, कैमरा वैमरा सब उनका अपना, ये सारे प्रॉप उनके अपने थे कि चलो मैं फोटो क्लिक करता हूँ, ये करता हूँ, ऐसे करता हूँ, मैं देखूंगा ही नहीं, तो ये सारा उनका था। तो ये इस चीज़ से उनसे एक ही सीन में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। उनका इम्प्रोवाइजेशन वैसा बहुत मेरे लिए तो बहुत ड्रीम था उनका इम्प्रोवाइजेशन, मतलब कि इस सीन के लिए बिल्कुल उनका इम्प्रोवाइजेशन ऐसा था कि ऐसा होता है कि वो कभी भी डायरेक्टर को परेशान नहीं करता।
बहुत सारे एक्टर्स का इम्प्रोवाइजेशन होता है कि लगता है डायरेक्टर को लगता है कैसे इनको हम समझाएं कि ये ग्राफ के बाहर जा चुके हैं, बट उनका इम्प्रोवाइजेशन डायरेक्टर को हेल्प कर देता है पिक्चर को मजबूत बनाने में। और वो जिस सीन में है संजय सर, वो भी काफी क्रूशियल सीन है, हिम्मत आ चुका है, याद आ रहा है। इसीलिए मेरा ये ड्रीम था, मतलब मैंने कहा अगर ऐसा हो जाए कि मतलब एक दिन का ही रहेगा, अगर ऐसा हो जाए, मतलब ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए, क्योंकि वो बड़ा क्रूशियल वो सीन है। उस तरीके से फिर तो ये जब ऐसा जब इन्होंने बताया कि नहीं सर करने वाले हैं, तो फिर तो मतलब क्योंकि उस सीन में जो है ना कि एक कहीं ना ह्यूमर भी था, एक कॉन्फिडेंस भी था। अब जो ये कैरेक्टर है उसके अंदर उस डेप्थ भी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, ह्यूमर भी होना चाहिए। तो वो सारी चीजें जो है ना एक सीन में के लिए कोई बहुत अच्छा एक्टर चाहिए था। और संजय सर से अच्छा कौन हो सकता है। जो उसमें कमेंट्री चल रही है 2020 में, जो कमेंट्री चल रही है, कमेंट्री में जो ये डायलॉग बोल रहे हैं वो एक्चुअली इसके ऊपर अप्लाई हो रहा था, सिंक हो रहा था। हाँ, वो पूरा सिंक हो रहा था। तो उस चीज को बैलेंस करना उतनी संजीदगी के इट्स साथ टफ, बहुत डिफिकल्ट था एक दिन का रोल, लेकिन उसमें काफी सारी डेप्थ चाहिए थी, तो जो कि बहुत अच्छे से किया उन्होंने। और कहानी के लिहाज से भी क्रूशियल था ये सीन। हाँ, और बहुत क्रूशियल। ऐसा लगता नहीं कि क्या बोलते हैं सैड या डिप्रेसिंग होता है, क्योंकि वो कमेंट्री चल रही है, वो उधर फिर वो सिंक में बोले जा रहे हैं, फिर वहां जाके वो ट्यूब फेंक के बचाते हैं। तो वो सीन वाकई कहानी के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट था और संजय सर टर्निंग पॉइंट था। जी। अब आगे आप लोग किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? फिलहाल तो अभी हमारा हम ऑलरेडी मतलब अभी हम इसी में स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, बहुत सारा काम है क्योंकि फिल्म का है और फिल्म के साथ साथ हमारा जो प्लेटफॉर्म है उसके लिए भी है। तो बट अभी हमारे ऑलरेडी जो है 2 फिल्मों का है, क्योंकि दो मेरी कहानियाँ ऑलरेडी हैं और हम उस पर जनवरी में हमारा प्लान है कि जनवरी में हमारी दूसरी फिल्म शुरू करने का प्लान है। और इसके साथ साथ जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे फिल्म मेकर्स ने हमें अप्रोच किया है, तो हम उसके बाद हम ये भी सोच रहे हैं, मतलब हमारा ऑलरेडी हम काम करना शुरू कर दिया है कि हम एक और फिल्म शुरू करना चाहते हैं, और जिसकी मेरे पास पहले एक ऑलरेडी कहानी है, और उसमें भी हम सारे नए लोगों के साथ शुरू करना चाहते हैं कि हर कोई नया होगा जिस तरीके से इसमें है, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत अच्छे टैलेंट है। मतलब ये सारे एक्टर्स आप जो देखते हैं वो लखनऊ के हैं, इनको कभी ऐसा कोई बड़ा ऐसा रोल उन्होंने इतना नहीं किया हुआ, लेकिन जिस तरीके से जितनी मैच्योर परफॉर्मेंसेज उन्होंने की है, तो मुझे बहुत ये बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, मतलब ये जब ऐसे भूख के साथ कोई सारे लोग जुड़ते हैं तो वो जो काम होता है, तो हम लोग वही सोच रहे हैं कि अभी हम एक ऐसी और ही फिल्म हमें बनानी है जिसमें जो है कि हम सारे उसमें नई टीम के साथ और नए डायरेक्टर और नए एक्टर्स और पूरा कंप्लीट नई टीम के साथ हम शुरू करें। जनवरी में हमारा है फिल्म शुरू करना। बेसिकली एक पॉलिटिकल ड्रामा है वो। आगे पॉलिटिक्स आ जाए तो, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हम लोग पॉलिटिक्स से कतराते हैं कंट्रोवर्सी के चक्कर में। तो अच्छी पॉलिटिकल फिल्में इंडियन ऑडियंस को नसीब कम ही होती हैं, बनती भी हैं तो वो गैर हिंदी रीजनल हो गई, अपनी तमिल वगैरह, तमिल सिनेमा काफी कुछ आता रहता है। तो हिंदी में अगर अच्छा हो तो बिल्कुल वो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच। और आपने अभी मेंशन किया कि काफी फिल्म मेकर्स ने पूछ किया इसके बाद में, तो वो इसके बाद में मैसेजेस आए होंगे, कॉल्स आए होंगे अंडमान के बाद, वो एक स्पेशल कॉम्प्लीमेंट किसका था और क्या था? एक डायरेक्टर हैं वोडका डायरीज के, उनका नाम है कुशल श्रीवास्तव। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि बहुत खतरनाक फिल्म बनाई है और बहुत अच्छा है, मतलब जिस तरीके से उन्होंने जो लिखा था और ट्वीट किया था, तो वो मेरे लिए बहुत, लिखा तो बहुत लोगों ने था, ट्वीट बहुत लोगों ने किया था, लेकिन उन्होंने जिस मतलब डेप्थ के साथ लिखा था, और उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुम्हें टेक्निकल सपोर्ट मिले तो तुम लोग बहुत अच्छा कर सकते हो, तुम्हारी ये टीम है ना। तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ थी। और कुछ और डायरेक्टर्स हैं जो कि एक्टर भी हैं, बहुत नोन एक्टर हैं और डायरेक्टर भी हैं, बट उनकी एज अ डायरेक्टर उनकी फिल्म नहीं बाहर आ पाई है, उनका मैं नाम नहीं ले पाऊंगी, लेकिन काफ़ी नोन एक्टर है। लेकिन अब सवाल ये है कि उन्होंने हमें फ़ोन करके बोला कि अब तो आपने हमारे लिए रास्ता खोल दिया है ना। तो ये सब देख के लगता है कि यही सब तो हमारी रिकवरी है, जो कि हमने सोचा नहीं था कि इसको भी रिकवरी बोलते हैं। यही हमारी रिकवरी है। IAS ऑफिसर्स का कॉल हमारी रिकवरी है ना। जैसे कि जिस तरीके के रिव्यूज आ रहे हैं वो हमारी रिकवरी, एक्चुअल रिकवरी यही है, बाकी तो रिकवरी होती रहती है। इवन मैं बोलना चाहूँगी कि मेरे अगर डायरेक्शन की उसमें देखा जाए, चाहे करियर की बात करें या फिर मैं थ्रू आउट द फिल्म बात करूँ, तो राजेश तलंग जी, जो कि मतलब मेरे भाई जैसे हैं और बहुत बेहतरीन एक्टर हैं, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। इवन डायरेक्शन में भी जैसे होता है, क्रिएटिवली आपको कोई चीज़ पकड़नी है, कोई पिन पॉइंट करना है, कुछ भी चीज़ आपको समझना है सीन का, तो मेरा हमेशा ज़्यादातर डिस्कशन उनसे हुआ है 2016 से।
तो उनका एक बहुत ज़्यादा योगदान है कि मेरा डायरेक्शन, हालांकि डायरेक्टली मैंने कभी नहीं बोला कि मैं डायरेक्टर बनना चाहती हूँ, उनसे कभी भी नहीं बोला, लेकिन मैंने हर एक नॉलेज उनसे एक एक घंटे की फ़ोन पे जो वर्कशॉप होती थी मेरी उनकी, तो वो हर एक चीज़ मैंने स्क्वीज आउट कर लिया उनकी नॉलेज, जिससे मुझे कि वो बहुत बेहतरीन डायरेक्टर भी, उन्होंने बहुत शॉर्ट फिल्में बनाई हैं, तो मैं उससे समझ के ये जानती हूँ कि कम टाइम में ज़्यादा बातों को कैसे कहना चाहिए, तो उनका एक बहुत ज़्यादा योगदान रहा, वो मैं बताना भूल गई थी। बहुत अच्छे राइटर भी हैं वो, बहुत उनकी बेहतरीन उनकी, उनकी वन लाइनर मतलब किलर्स होती हैं। तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू हैव वर्कड विद और संजय सर एंड ये राजेश सर। दोनों सर ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया, मतलब ये नहीं कि अपना सीन करके चले गए फेवर में, वो आखिरी तक क्यों देने के लिए भी खड़े रहते थे, तो वो हमारे लिए, हमारे जैसे लाइक नए लोगों के लिए बहुत बड़ी बात थी। जी, ये मैंने भी सुना है ऐसा कि जो अच्छे, जो कमिटेड एक्टर्स हैं, उनकी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वो क्यों देने के लिए भी रुके रहते हैं। हाँ, ऐसा हाँ, नहीं हाँ। करते कि हाँ मेरा सीन हो गया, आप उस तरफ से कैमरा लगाओ, मुझे क्या, हाँ, हाँ, मुझे किसी को भी बिल्कुल, बिठा दो। बिल्कुल। तो वो एक बहुत वो है, ये- सीखने लायक क्वालिटी है। ये बहुत कमेंडेबल था। मैं मेरे इंटरव्यू वाले सीन में राजेश सर जो है पूरे मतलब 12 बजे रात तक रुके हुए थे, और सिर्फ जबकि उनको वो 9 बजे तक वो जा सकते थे। वो 3 घंटे सिर्फ इसलिए रुके रहे क्योंकि वो उन्होंने खुद बोला कि जो एक फील आता है वो एक्चुअल जो सामने एक्टर होता है उसी से आता है। तो मैं आई वाज रियली सरप्राइज्ड उनके उससे बहुत कमाल की, मतलब ये ना कि ये इन लोगों का ह्यूमैनिज्म इनके काम में दिखता है। तो ये बहुत सीखने वाली बात हम जैसे नए लोगों के लिए रही है। सच में इंस्पिरेशनल है। हाँ। इतना इन लोगों ने काम किया है और उसके बावजूद भी ग्राउंडेड है, कमिटेड है, वो कमिटमेंट खत्म नहीं हुई कभी भी। जी, वो वाकई सीखने लायक है। और मेरे सवाल यहीं तक थे, और ज़्यादा मैं ऑडियंस को अंडमान के बारे में बता देता हूँ। इंडिया नहीं शायद दुनिया की पहली क्वारंटीन सेंटर फिल्म है। ओपन थिएटर.in एक नया OTT प्लेटफॉर्म है, उस पर जाइए, देखिए, अपने दोस्तों को दिखाइए। रेफरल सिस्टम भी है, आपको कैशबैक मिलेगा पेटीएम पर 15 रुपये हर एक रेफरल पर। और फिल्म अच्छी है वाकई में। बाकी आप उससे क्या क्या लेते हैं, क्या क्या एब्जॉर्ब करते हैं, वो आपके ऊपर है। शुक्रिया स्मिता जी, और थैंक यू। हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।